क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इन डीएनए इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट, यानी आप कह सकते हैं कि डीएनए के अंदर जो कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या है कि एडेनिन थायमिन से जुड़ा होता है और साइटोसिन गुआनिन से जुड़ी होती है। इसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री अरेंजमेंट। अब वो कह रहे हैं कि इससे रिलेटेड पूछा है कि ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट। ए ऑप्शन क्या है, मेंटेन्स द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। तो क्वेश्चन जब डीएनए का पूछा है तो ऑप्शन भी डीएनए की होनी चाहिए ना, ये एंजाइम कहां से आ गया। बी ऑप्शन क्या है, प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ऑल सेल मेटाबॉलिज्म। अरे भाई, मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी तो प्रोवाइड करता है एटीपी, और एटीपी का रिलेशन है आरएनए के साथ। ऊपर पूछा हुआ है डीएनए के बारे में, तो ये ऑप्शन भी निकल गई। सी ऑप्शन क्या है, एनेबल्स प्रोटीन टू फोल्ड प्रॉपरली। अब प्रोटीन की अगर फोल्डिंग होनी है तो प्रोटीन के अपने कोई बॉन्ड्स होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा, उसमें डीएनए की कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की कोई तुक नहीं बनती। अब डी क्या है, अलाउ डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक ब्लूप्रिंट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग या बेसिस की ये जो अरेंजमेंट होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के अंदर जेनेटिक कोड मौजूद होता है और यही जेनेटिक कोड आगे डुप्लीकेट होता चला जाता है। कब, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो हम कह सकते हैं कि इसका कुछ ना कुछ रिलेशन बनता है इस क्वेश्चन के साथ, और ये मैं आपको बताऊंगा अभी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको टॉपिक बताऊं तो दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम डीएनए, और वो डीएनए किस टॉपिक के अंदर मौजूद है, पीएमडीसी के टॉपिक नंबर 3 यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डेल्टा ही बनता है, यानी इट अलाउस डीएनए टू एक्ट एज जेनेटिक ब्लूप्रिंट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। जी, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, अ मैच्योर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ। इसकी जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस देखिएगा, 2 आइडेंटिकल डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स, 2 डिफरेंट डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स, a double DNA helical molecule distributed in both chromatids, histone chains wrapped around DNA core। तो ये जो क्वेश्चन है ये अगेन क्रोमोसोम से आया है, और क्रोमोसोम को हम पढ़ते हैं या तो न्यूक्लियस के अंदर, दैट बिलोंग्स टू टॉपिक नंबर 4 दैट इज ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, या हम इसको पढ़ते हैं इनहेरिटेंस के अंदर। तो यहां पर मैंने इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को रिलेट किया है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के साथ। अब क्रोमोसोम के बारे में आप लोग पढ़ते हैं कि जो क्रोमोसोम है उसके अंदर 2 क्रोमाटिड्स मौजूद होते हैं, ठीक है, लाइक दिस, एंड 1 क्रोमाटिड कंटेन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। यानी आप कह सकते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल यहां पर मौजूद है और दूसरा मॉलिक्यूल यहां पर मौजूद है। सो वी कैन से 1 क्रोमोसोम विल कंटेन 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, और ये डीएनए हमेशा होगा डबल स्ट्रैंडेड। तो अब ऑप्शंस में ये ए ऑप्शन पे वही स्टेटमेंट आ गई जो मैंने आपको अभी बताई है, 2 आइडेंटिकल डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स। बी पे क्या है, 2 डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब गलत हो गया, अ डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ क्रोमाटिड्स। एक मॉलिक्यूल एक क्रोमाटिड में होगा, हिस्टोन चेन्स रैप्ड अराउंड डीएनए। ये उलट इन्होंने कर दिया, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं कि डीएनए इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स और हिस्टोन कोर। तो हमने 4 में से 3 ऑप्शंस निकाल दी
एक ऑप्शन बाकी बच गई, वही करेक्ट आंसर है, यानी इसका करेक्ट आंसर अल्फा होगा। क्वेश्चन नंबर 19, द मोस्ट प्रिमिटिव रेस्पिरेटरी प्रोसेस अकरिंग इन अ लिविंग सेल। हमने क्या ढूंढना है? रेस्पिरेटरी प्रोसेस ढूंढना है जो सबसे प्रिमिटिव होगा। अब प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है। अब आप जरा रिकॉल करें कि अर्थ पे मोस्ट प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म कौन सी है, तो आपने यकीनन पढ़ा होगा दीज आर आर्कियोबैक्टीरिया, यानी कि प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स में भी इनिशियली मौजूद थे एनएरोबिक बैक्टीरिया, और इन एनएरोबिक बैक्टीरिया के अंदर जो पाथवे प्रेजेंट था रेस्पिरेशन का, दैट वाज ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हुई, और ये बाकी सारे जितने भी प्रोसेसेस हैं ये एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से इवॉल्व हुए, यानी क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो आप कहेंगे कि इन चारों में से जो मोस्ट प्रिमिटिव है दैट इज ग्लाइकोलिसिस, और वो ग्लाइकोलिसिस यहां पर मौजूद है ऑप्शन सी के ऊपर, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगला ये होगा क्वेश्चन कि ये किस टॉपिक से आया है, तो वो मैंने मेंशन कर दिया है कि इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पीएमडीसी टॉपिक नंबर 2, दैट इज ऑफ बायो इनर्जेटिक्स, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम चलते हैं। 20 क्या है? रिसीव, रिटेन एंड नॉरिश अ फर्टिलाइज्ड ओवम is the main function of। फर्टिलाइज्ड ओवम को कौन रिसीव करेगा, कौन रिटेन करेगा, कौन नॉरिश करेगा? और ऑप्शंस हैं सर्विक्स, यूट्रस, ओवरी, ओविडक्ट। क्वेश्चन कहां से आया है? टॉपिक नंबर 8 यानी रिप्रोडक्शन से। अब इसको हम देख लेते हैं। आपने पढ़ा होगा कि एग कहां प्रोड्यूस होता है? ओवरी के अंदर। सो ओवरी का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होगा? एग प्रोडक्शन। प्रोड्यूस होने के बाद वो एग कहां आएगा? ओविडक्ट में। और आपने पढ़ा होगा ओविडक्ट इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। यहां पर फर्टिलाइजेशन होती है, और उसके बाद ये फर्टिलाइज्ड एग चला जाता है यूट्रस में। यूट्रस में जाकर ये इम्प्लांट होगा, फिर उसी जगह पर प्लेसेंटा बनेगा, और उसी जगह पर इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, और डेवलपमेंट के दौरान तमाम न्यूट्रिएंट्स यूट्रस से ही सप्लाई होंगे। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था? फर्टिलाइज्ड एग को कौन रिसीव करेगा, कौन रिटेन करेगा, कौन नॉरिश करेगा? तो अब बाकी सारी ऑप्शंस निकल जाएंगी, एक ही ऑप्शन बच जाएगी, वह है यूट्रस। यानी यूट्रस ने इसको रिसीव करना है, इसको रिटेन करना है, इसको नॉरिश करना है, और बर्थ तक ये यूट्रस के अंदर ही रहेगा। सो दैट इज इट्स करेक्ट आंसर एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लेरिंक्स इज। लेरिंक्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ह्यूमिडिफाइंग एयर, फिल्टरिंग डस्ट, गैसेस एक्सचेंज, वॉइस प्रोडक्शन। यह क्वेश्चन आया है टॉपिक नंबर 13 से, दैट इज ऑफ रेस्पिरेशन। हम इसमें से गैसेस एक्सचेंज को तो निकाल देंगे,
क्योंकि वो तो लंग्स एल्वियोलाई के लेवल पर होती है। एयर को ह्यूमिडिफाई करना, ये मेनली ट्रैकिया का रोल होगा, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स। जबकि लेरिंक्स क्या है, उस ट्रैकिया की ओपनिंग है। और इसी तरह से डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करना, यह भी ट्रैकिया का फंक्शन होगा या आगे ब्रोंकाई का फंक्शन होगा। लेरिंक्स को आपने पढ़ा होगा कि इसको एक और नाम भी देते हैं, वी आल्सो कॉल इट एज वॉइस बॉक्स। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स प्राइमरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज वॉइस प्रोडक्शन। और यहां पर भी यही पूछा हुआ है कि लेरिंक्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है? वॉइस प्रोडक्शन। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लें, क्या है? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड ड्यू टू। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसकी वजह से सिक्रीट होता है? ऑप्शंस क्या हैं? डिक्रीज इन एस्ट्रोजन, बीटा ऑप्शन क्या है? डिक्रीज इन एफएसएच, चार्ली क्या है? इंक्रीज इन एफएसएच, और एनवायरमेंटल इफेक्ट। एनवायरमेंटल इफेक्ट को तो हम वैसे ही निकाल देते हैं कि ये ऑप्शन नहीं है। हार्मोनल चेंजेस हैं जिसकी वजह से एलएच रिलीज हुआ है। ये क्वेश्चन कहां से आया है? टॉपिक नंबर 8 से, दैट इज ऑफ रिप्रोडक्शन। और इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने ये डायग्राम जरूर समझनी है, क्योंकि इसी पे मल्टीपल क्वेश्चंस डेवलप हो रहे होते हैं। इसके क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा जरूरी है अगर आपने इस टॉपिक के क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर करना है। तो अब आपने यकीनन बुक के अंदर पढ़ा होगा कि ब्लड के अंदर जब एस्ट्रोजन का लेवल पीक पर पहुंचता है तो तब एलएच की सिक्रीशन होती है। अगर यहां पे होता ना इंक्रीज इन एस्ट्रोजन, हम उसको आंसर कर देते, वो तो नहीं है। तो मैं इसलिए अब इस अल्फा ऑप्शन को भी निकाल रहा हूं। और अब दो बच गई, डिक्रीज इन एफएसएच और इंक्रीज इन एफएसएच। तो याद रखिएगा कि पहले पहले क्या होगा? एफएसएच आकर एक्ट करेगा, एफएसएच एस्ट्रोजन को रिलीज करवाएगा और इसका नेगेटिव फीडबैक एफएसएच के साथ बन रहा होगा। यानी जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा एफएसएच की प्रोडक्शन कम होगी और एलएच की प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी। तो अब यहां पर दो आंसर्स हो सकते थे, यानी एलएच का जो इंक्रीज है या उसकी जो सिक्रीशन है वो किस वजह से होगी? एस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह से या एफएसएच के कम होने की वजह से। ये हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में है। कहां पर मौजूद है? बी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इन ऑप्शंस में से जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं बीटा बनेगा। इन्हें आपने ये भी एक चीज याद रखनी है कि आपने क्वेश्चन के अंदर उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो बेस्ट है और जो अवेलेबल है। इन्हें अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि वो जहन में रखेंगे कि एस्ट्रोजन की वजह से एलएच की प्रोडक्शन बढ़ेगी, सिक्रीशन होगी। अब यहां पर तो एस्ट्रोजन ऑप्शन में मौजूद है लेकिन डिक्रीज्ड की फॉर्म में है, तो कई स्टूडेंट अल्फा आंसर करके आ जाएंगे विच विल बी रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? बीटा, यानी डिक्रीज इन एफएसएच। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय। ऑप्शंस हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम को आपने कहां पढ़ा था? ओवरी के अंदर। कार्पस कैलोजम ये आपने कहां पढ़ा था? सेरिब्रम में। अ बैंड ऑफ डेंड्रॉइड्स ये किस में हो सकता है? या तो ये
ब्रेन के अंदर हो सकता है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, या नर्व के अंदर हो सकता है। डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट, ये आपने कहाँ पढ़ी थी? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वहां पर पढ़ी थी। अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स का। और ये क्वेश्चन कहां से आया है? अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार रिपीट हो रहा है, टॉपिक नंबर 5, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और आप लोगों ने यकीनन ब्रेन में, सेरिब्रम में पढ़ा होगा कि द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ बैंड ऑफ एक्सॉन्स दैट इज कॉल्ड कॉर्पस क्लोजम। सो करेक्ट आंसर इसका बनेगा बीटा, यानी कॉर्पस क्लोजम। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो इस बैंड की वजह से आंसर गलत करके आए होंगे, क्योंकि वहां पे आपने लाइन पढ़ी थी ना, अ बैंड ऑफ एक्सॉन्स, तो उन्होंने बस अ बैंड पढ़ा, आंसर कर दिया, आगे नहीं देखा कि एक्सॉन है या डेंड्राइट है। हाँ, अगर अ बैंड ऑफ एक्सॉन्स होता तो फिर वो आंसर बन सकता था। यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा कार्पस क्लोजम। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, क्या है? विच इज द कॉमन फीचर बिटवीन कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स? कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल में कॉमन फीचर क्या है? तो अब हम यहां पे इनको कंपेयर करते जाएंगे। कार्डियक मसल्स क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री। और स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री। तो इट मींस के ऑप्शन 1 निकल गई, ऑप्शन 2 हो सकती है, क्योंकि दोनों क्या है? इनवॉलेंट्री है। ब्रांच्ड, कार्डियक मसल्स तो ब्रांच्ड होते हैं, लेकिन स्मूथ मसल्स ब्रांच्ड नहीं होते। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? अनब्रांच्ड। तो इट मींस कि ये भी इनका कॉमन करैक्टर नहीं है। इनका कॉमन करैक्टर एक ही है, वो कौन सा है? कि बोथ आर इनवॉलेंट्री। ये क्वेश्चन कहां से आया है? ये मसल्स के टॉपिक से आया है। और मसल का टॉपिक पीएमडीसी के सिलेबस में कहां मौजूद है? टॉपिक नंबर 9 के अंदर, जिसको हम कहते हैं स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो स्पोर्ट एंड मूवमेंट का ये क्वेश्चन यहां पर आ गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 25 है, वो भी स्पोर्ट एंड मूवमेंट से है, जॉइंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है? द जॉइंट्स विच कॉज रोटेशनल मूवमेंट्स आर। ऑप्शंस हमारे पास हैं हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कार्टिलेज, मैंने निकाल दिया, ये तो जॉइंट ही नहीं है। सुचर, ये आपने पढ़ा होगा स्कल के अंदर होते हैं। और ये होते हैं इमूवेबल जॉइंट्स, इन पर तो कोई मूवमेंट प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती, तो रोटेशनल मूवमेंट कहां से आएगी? इसको भी मैंने निकाल दिया। यानी आपके आंसर ठीक होने की अब प्रोबेबिलिटी 25% से बढ़कर 50% हो गई है, क्योंकि इन्हीं दोनों में कहीं पे आंसर मौजूद होगा। यह क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है? पीएमडीसी के टॉपिक नंबर 9 यानी स्पोर्ट एंड मूवमेंट से। हिंज जॉइंट पे आपको पता है कि मूवमेंट होती है या तो सिंगल प्लेन पर, या आपने पढ़ा था 2 डायरेक्शंस में। इसकी एग्जांपल आपने पढ़ी है एल्बो जॉइंट की, जहां पर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है। रोटेशन हम कहां पर कर सकते हैं? शोल्डर जॉइंट के ऊपर। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, मैं इसको शोल्डर जॉइंट को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता हूं। और शोल्डर जॉइंट क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। So this ball and socket joint will allow rotational movement. Its correct answer will be beta, यानी ball and socket. क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्या है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स थ्रू सक्सेसिव जनरेशंस कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ। यानी अगर
सक्सेसिव जनरेशंस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती जाए होती जाए होती जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ऑप्शंस क्या हैं? हाइब्रिड ब्रीड्स ऑफ प्लांट्स। तो हाइब्रिड तो बनते हैं जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो, सेल्फ पे तो नहीं बनेंगे। वेरिएशंस इन कमिंग जनरेशन, वेरिएशंस भी तब होंगी जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो। और आपने मेंडल्स के लॉज के अंदर पढ़ा होगा कि अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते जाएं तो क्या होता है? ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स डेवलप होते हैं। ठीक है, सो हमें आंसर तो मिल गया ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। हम डी ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं कि हो सकता है ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो, एडेप्टेशंस विद देयर एनवायरनमेंट। तो ये मैं आपको जनरली वैसे कंसेप्ट बता देता हूं कि जो ट्रू ब्रीडिंग होते हैं ना, उनकी एनवायरनमेंट के लिए लेस एडेप्टेशंस होती हैं, क्योंकि वेरिएशंस नहीं हो रही ना। वेरिएशंस आर द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। तो इसीलिए अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन विल रिजल्ट इनटू ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। सो करेक्ट आंसर इसका चार्ली होगा। और ये क्वेश्चन अगेन इनहेरिटेंस से आया है, यानी टॉपिक नंबर 10 से मेंडल्स के लॉस के अंदर आपने ये चीजें पढ़ी हैं और इसका करेक्ट आंसर मैंने बता दिया, वो है चार्ली। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन टिपिकली रिसीव्स incoming signals from other neurons? So again synapse से ये क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर साइनैप्स में एक्सप्लेन किया था कि एक्सॉन से इंपल्स एग्जिट करेगी और अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट या याद रखिएगा सेल बॉडी से ये इंपल्स एंटर होती है। माइलिन शीथ तो वैसे ही इसके बैरियर का काम करती है और सिनेप्टिक नॉब का वर्ड भी हम एक्सॉन के लिए यूज करते हैं, यानी यहां से नर्व इंपल्स एग्जिट करती है। ठीक है, क्वेश्चन ये कहां से आया है? टॉपिक नंबर 5 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से, अगेन साइनैप्स से। और यहां पर इस डायग्राम के अंदर मैं जस्ट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि नर्व इंपल्स रिसीव कौन करता है, इधर डेंड्राइट और सेल बॉडी। और क्वेश्चन में भी यही पूछा हुआ है कि विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन टिपिकली रिसीव्स इनकमिंग सिग्नल्स ईदर फ्रॉम द रिसेप्टर्स और फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा रिसीव करने के लिए? डेंड्राइट बनेगा एंड बीटा इज इट्स करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या है। व्हाई थिक फिलामेंट्स आर अनेबल टू बाइंड विद थिन फिलामेंट्स इन अ रिलैक्स्ड मसल फाइबर। यानी एक मसल अगर रिलैक्स्ड है तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो क्रॉस ब्रिजेस हैं वो अटैच्ड नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके रिसेप्टर्स को कवर किया होता है। किसने कवर किया होता है? रिकॉल करें, आपने यकीनन पढ़ा होगा ट्रोपोमायोसिन ने कवर किया होता है। तो अब हम ऑप्शंस में देख लेते हैं। अल्फा ऑप्शन क्या है? एक्टिन ब्लॉक्स द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। ये तो नहीं हो सकता, ट्रोपोमायोसिन ब्लॉक करती है। ट्रोपोमायोसिन ब्लॉक्स द मायोसिन बाइंडिंग साइट, ये हो सकता है। ट्रोपोनिन ब्लॉक्स द मायोसिन बाइंडिंग साइट, तो ट्रोपोनिन अटैच्ड होती है या तो ट्रोपोमायोसिन के साथ या फिर वो अटैच होती है किसके साथ? कैल्शियम आयंस के साथ, तो ये भी नहीं हो सकता। या वो एक्टिन के साथ अटैच होती है। ट्रोपोमायोसिन ब्लॉक्स द ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट, तो ट्रोपोनिन पे तो ये बाइंडिंग साइट्स होती ही नहीं है। इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये कहां से आया है क्वेश्चन। स्पोर्ट एंड मूवमेंट से, उसके मसल के टॉपिक से आया है और उस टॉपिक के अंदर आपने ये डायग्राम पढ़ी थी, यानी ये मायोसिन फिलामेंट है जिस पर ये क्रॉस ब्रिजेस मौजूद हैं। ये एक्टिन,
एक्टिन के रिसेप्टर साइट्स को किसने कवर किया हुआ है? ट्रोपोमायोसिन ने। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर मौजूद है ट्रोपोनिन। 3 चेन्स हैं, एक ट्रोपोमायोसिन से अटैच होती है, दूसरी एक्टिन से अटैच होती है, तीसरी ने कैल्शियम आयंस के साथ अटैच होना होता है। तो अब इस डायग्राम से आपको इस क्वेश्चन का आंसर यकीनन समझ आ गया होगा, यानी बीटा इसका आंसर है कि ट्रोपोमायोसिन एक्चुअली ब्लॉक्स द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। कहां प्रेजेंट होंगी? एक्टिन के ऊपर, यानी ये बाइंडिंग साइट्स एक्टिन पर मौजूद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स इन इम्यूनिटी? सो ये क्वेश्चन कहां से आया है? इम्यूनिटी से। किसके बारे में पूछा है? प्रोटीन्स के बारे में पूछा है। और इम्यूनिटी में आप पढ़ते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं वो कौन सी होती हैं? दीज आर एंटीबॉडीज। तो ये पहला क्वेश्चन हमें पेपर में मिला है पीएमडीसी के टॉपिक नंबर 12 यानी इम्यूनिटी से। अब इसकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन क्या है? दे एक्ट एज रिसेप्टर्स ऑफ पैथोजेंस। ये रिलेशन नहीं इसका बन रहा कोई। दे आर लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्व्स। तो एटीपी हो सकता है, क्रेटिन फॉस्फेट हो सकती हैं एनर्जी रिजर्व्स के तौर पर, लेकिन ये एंटीबॉडीज डू नॉट हैव रोल इन एनर्जी स्टोरेज। दे एक्ट एज एंटीबॉडीज, बिल्कुल ठीक है। दे एक्ट एज मैकेनिकल बैरियर फॉर पैथोजेंस। तो आपने पढ़ा हुआ है मैकेनिकल बैरियर्स के तौर पे या तो स्किन रोल प्ले करती है या म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती है। सो इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन चार्ली होगी। दे एक्ट एज एंटीबॉडीज। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। कौन सा बॉन्ड है जो प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है? आयोनिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं या हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन है? तो जनाब आपने याद रखना है कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है? प्रोटीन्स के। और प्रोटीन्स कहाँ हैं? पीएमडीसी के टॉपिक नंबर 3 यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर। और प्रोटीन्स के टॉपिक में आपने किप्स की बुक्स के अंदर ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम देखी होगी, यानी प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चरल लेवल्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के अंदर जिस बॉन्ड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। जबकि आपने पढ़ा होगा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के अंदर the bond that has significant role is hydrogen bond। अब क्वेश्चन में भी क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर पूछा है तो मैं इससे आगे तो अब नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा या हम मजीद कोई क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे तो वहां पे टर्शरी और क्वार्टनरी को डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमें यहां पर क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो कि बीटा ऑप्शन पे मौजूद है और इसका करेक्ट आंसर यही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 31, द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ ग्लोबुलर प्रोटीन। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने प्रोटीन की 2 टाइप्स पढ़ी हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो यहां पर लाजमन बाकी ऑप्शंस फाइब्रस की होंगी और हमने पिक करनी होगी एक ग्लोबुलर की। तो केराटिन प्रोटीन कहां होती है? इट इज फाउंड इन हेयर एंड नेल्स। और ये क्या है? इट इज अ फाइब्रस प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन कहां होती है? स्किन में होती है, टेंडन्स में होती है, लिगामेंट्स के अंदर होती है, एंड अगेन इट इज अ फाइब्रस प्रोटीन। हीमोग्लोबिन कहां होती है? ब्लड के अंदर, रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होती है। इसका काम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है और ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। हिस्टोन का यकीनन आपकी बुक में ऐसा गिवन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूं कि हिस्टोन इज आल्सो प्रीडोमिनेंटली
ग्लोबुलर प्रोटीन। अब यहां पर अगर किसी स्टूडेंट ने थोड़ा डिटेल से पढ़ा होगा तो वो यकीनन कंफ्यूज होगा कि वो आंसर में हीमोग्लोबिन करे या हिस्टोन करे। तो आपने प्रेफर करना है एटलीस्ट उसको जो आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, और आपके टेक्स्ट बुक में क्लियरली बताया हुआ है कि हीमोग्लोबिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। तो इसलिए आपने आंसर में भी इसी को पिक करना है। चार्ली इसका करेक्ट आंसर है एज पर द की ऑफ यूएचएस एमडी कैट। और ये क्वेश्चन प्रोटीन्स के टॉपिक से आया है, यानी पीएमडीसी के टॉपिक नंबर 3 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ मैं आपको मजीद चंद एक क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा, बाकी हम फिर अपने नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे। तो इसलिए अभी आपने चंद मिनट मेरे साथ रहना है ताकि हम इस पोर्शन को वाइंड अप करें और आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले कि एमडी कैट का पेपर कैसे आता है, इसको कैसे समझना है और कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन रेफर्स टू। पहले तो ये जानें कि ये क्वेश्चन आया कहां से है। ये होम्योस्टेसिस से आया है, दैट इज द टॉपिक नंबर 5। आपने वहां पे ऑस्मो रेगुलेशन भी पढ़ा है और किडनी का ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन भी पढ़ा है। सो ऑस्मो रेगुलेशन होती क्या है? रेगुलेशन ऑफ लेवल ऑफ वाटर एंड सल्यूट ईदर विद इन द सेल और विद इन द बॉडी, ये होता है ऑस्मो रेगुलेशन। ये मैंने आपको इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन बता दिया। अब ऑप्शंस को जरा देखें। अल्फा ऑप्शन क्या है? द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टू रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट। इस फिल्ट्रेशन को तो हम कह देंगे एक्सक्रीशन, बिकॉज इट इज द प्रोसेस एसोसिएटेड विद एक्सक्रीटरी रोल ऑफ द किडनी। बीटा क्या है? द रेगुलेशन ऑफ सल्यूट एंड वाटर मूवमेंट बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट। यही चीज आपको मैंने यहां पर डेफिनेशन में समझाई है कि बॉडी के अंदर वाटर और सल्यूट के लेवल को रेगुलेट करना ईदर बाय एक्सपेलिंग वाटर एंड सॉल्ट और बाय द अपटेक ऑफ वाटर एंड सॉल्ट एनवायरमेंट के मुकाबले में। तो ये इसके करीब करीब मुझे लग रहा है। सी ऑप्शन देखें, द क्रिएशन ऑफ एन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन द किडनी मेडुला। तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के रिलेटेड आपने जो प्रोसेस पढ़ा होगा किडनीज के अंदर, वो होगा काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर का रोल होता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को जनरेट करवाना और फिर वाटर को एब्जॉर्ब करवाना। जबकि इस ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर हार्मोन्स का रोल तो हो सकता है, लेकिन हार्मोन्स की सिक्रीशन को हम ये नहीं कहेंगे कि ये ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन में सिक्रीशन ऑफ हार्मोन दैट कंट्रोल ब्लड प्लाज्मा, आप ये कह सकते हैं कि ये ऑस्मो रेगुलेशन को रेगुलेट करने के लिए तो हो सकता है, लेकिन ऑस्मो रेगुलेशन है क्या? वो बीटा ऑप्शन पर मौजूद है। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बीटा होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, क्या है? अ बेबी गर्ल इज बॉर्न विद हीमोफीलिया which is an X-linked recessive disorder. What are the most likely genotypes of her parents? यानी पेरेंट्स की जीनोटाइप पूछी है। एक बेबी गर्ल जो हीमोफीलिया के साथ प्रोड्यूस हुई है, और उन्होंने साथ बता भी दिया आपकी आसानी के लिए कि हीमोफीलिया क्या है। इट इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अब इसीलिए इस बेबी गर्ल की अगर जेनेटिक कंपोजिशन हम देखें तो वो क्या होगी? इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पर रिसेसिव अलील्स प्रेजेंट होंगी हीमोफीलिया की। अब इसने एक एक्स क्रोमोसोम लेना है मदर से, एक एक्स क्रोमोसोम लेना है फादर से। अब फादर में
एक X होगा, एक Y होगा, और इस ट्रेट की अलील Y पर नहीं होती, तो फादर का ये कॉम्बिनेशन होगा। इट मींस कि हमें पता चल गया कि इसका फादर क्या होगा, हीमोफिलिक। अब एक एक्स क्रोमोसोम इसने मदर से लेना है, तो इसका मतलब है कि मदर में या तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, ऐसी मदर को हम कहेंगे कैरियर। या दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि मदर में दोनों रिसेसिव हों, और दोनों रिसेसिव होंगी तो मदर भी हीमोफिलिक होगी। अब हमने यहीं से फाइंड करना है, यानी फादर तो हीमोफिलिक ही होगा, यह तो कंफर्म हो गया। मदर क्या होगी, कैरियर होगी या हीमोफिलिक होगी। अब ऑप्शंस में देखें, ए ऑप्शन क्या है, मदर इज कैरियर, ओके हो गया। फादर इज नॉर्मल, गलत, क्योंकि फादर को हीमोफिलिक होना है। मदर इज हीमोफिलिक, ओके हो गया। फादर इज नॉर्मल, गलत, नहीं हो सकता। मदर इज कैरियर, ओके हो गया। फादर इज हीमोफिलिक, ये भी ओके हो गया। सो अब तक तो यही ऑप्शन ठीक बन रही है। बोथ आर नॉर्मल, ये गलत हो गया। तो आई होप कि आपको अब बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर पता चल गया होगा कि वो क्या है। पहले आप ये बताएं कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है, हीमोफीलिया से, और हीमोफीलिया मौजूद है पीएमडीसी के टॉपिक नंबर 10 यानी इनहेरिटेंस के अंदर। और करेक्ट आंसर इसका है चार्ली, यानी मदर इज कैरियर या मदर हीमोफिलिक हो सकती है एंड द फादर इज प्योरली हीमोफिलिक। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का मोस्ट अप्रोप्रिएट फंक्शन आपने बताना है। एनर्जी प्रोडक्शन एंड स्टोरेज, इसमें तो इसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। प्रोटीन सिंथेसिस एंड रेगुलेशन, जीन्स का हो सकता है कि जीन्स प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगी, रेगुलेट करेंगी। क्रोमोसोम का जीन या डीएनए की वजह से हो सकता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसपोर्ट, ये भी नहीं होगा। अब जो दो ऑप्शंस हैं बी और सी, इनमें से मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट ऑप्शन कौन सी है और क्यों है। पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन आया किस टॉपिक से है। क्रोमोसोम है तो अगेन या इनहेरिटेंस से होगा या सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में न्यूक्लियस से होगा, क्योंकि इनहेरिटेंस में मोस्टली जेनेटिक इंफॉर्मेशन की चीज़ें मौजूद हैं, इसलिए मैंने इसको इनहेरिटेंस में रखा है। और इसका जो बेसिक या आप कहेंगे मोस्ट अप्रोप्रिएट फंक्शन, क्योंकि आप देखें ना कीवर्ड आपने देखना है क्वेश्चन में, प्रोटीन सिंथेसिस एंड रेगुलेशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फंक्शन ऑफ डीएनए, जबकि स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम के लेवल पर होगी कि क्रोमोसोम ने डीएनए और उसके साथ हिस्टोन्स को एक कंपैक्ट फॉर्म के अंदर रखा हुआ है। दैट्स व्हाई द बेस्ट ऑप्शन इन दिस केस विल बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। एंजाइम्स बिलोंग टू विच क्लास ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शंस में है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स। ये क्वेश्चन आया है टॉपिक नंबर 6 से, दैट इज ऑफ एंजाइम्स। और आप ये सारे जानते हैं कि एंजाइम्स आर एक्चुअली ग्लोबुलर प्रोटीन्स, सो करेक्ट आंसर विल बी चार्ली, यानी प्रोटीन्स का। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, वो क्या है। डैश अरेंजेस द डीएनए इनटू द क्रोमोसोम्स इन अ यूकैरियोटिक सेल। एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन सी चीज ऐसी है जो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए को अरेंज करवाती है? क्या हार्मोन्स अरेंज करवाते हैं? नहीं।
क्या इलास्टिन प्रोटीन करवाती है? नहीं, ये तो इलास्टिक टिश्यूज में मौजूद होगी। क्या हिस्टोन प्रोटीन्स करवाती हैं? यस, हिस्टोन प्रोटीन्स ने उसको कंपैक्ट फॉर्म में क्रोमोसोम के अंदर होल्ड करके रखा होता है। और न्यूक्लियोसोम्स क्या हैं? ये क्रोमोसोम के बेसिक यूनिट्स हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होंगे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी चार्ली, यानी हिस्टोन प्रोटीन्स। और ये क्वेश्चन कहां से आया है? अगेन उसी तरह से अगर मैं यूकैरियोटिक सेल लूं, क्रोमोसोम लूं, प्रोटीन्स लूं, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से, या आप इसको कह सकते हैं कि इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द इनहेरिटेंस, जहां पे क्रोमोसोम्स के टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज टू मेक। ऑप्शंस क्या हैं? राइबोसोमल डीएनए, लाइसोसोम, राइबोसोम, क्रोमोसोम। और ये क्वेश्चन आया है टॉपिक नंबर 4, यानी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से। अब राइबोसोमल डीएनए, तो आप कह सकते हैं कि इट इज द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस का कंपोनेंट है, फंक्शन नहीं है। लाइसोसोम्स न्यूक्लियोलस में नहीं बनते। न्यूक्लियोलस इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, और इसका एज सच डायरेक्ट रोल क्रोमोसोम की फॉर्मेशन में नहीं है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? चार्ली, यानी राइबोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स हैव लोएस्ट ब्लड वेलोसिटी? ब्लड वेलोसिटी लोएस्ट होगी विद करेक्ट रीजन फॉर लो ब्लड वेलोसिटी, यानी उसकी रीजन भी आपने ढूंढनी है। ये 4 ऑप्शंस हैं। आर्टरीज ड्यू टू थिक वॉल्स, कैपिलरीज ड्यू टू हाईएस्ट ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया, वेन्स ड्यू टू ब्लड फ्लो, कैपिलरीज ड्यू टू टू वे ब्लड फ्लो। अब आप लोग पहले तो रिकॉल करें कि लोएस्ट ब्लड वेलोसिटी कहाँ होती है? कैपिलरीज के अंदर होती है। सबसे स्लो स्पीड, स्लो पैसेज कैपिलरीज में, ताकि इजीली एक्सचेंज हो सके मटेरियल्स का। तो हम आर्टरीज को निकाल देंगे आंसर से, वेन्स को भी निकाल देंगे। अब क्या कैपिलरीज के अंदर टू वे फ्लो होता है? तो आंसर होगा नहीं, गलत है ये। उसमें वन वे फ्लो होता है। आर्टरीज से ब्लड आएगा, वेन्स की तरफ चला जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका होता है? कैपिलरीज का होता है, हाईएस्ट ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसका मतलब यह है कि ये कैपिलरीज, ये उसकी रीजन, ये 2 ऑप्शंस हमें क्लोज नजर आ रही है। ये क्वेश्चन आया कहां से है? टॉपिक नंबर 11 से, दैट इज ऑफ सर्कुलेशन। और इसका करेक्ट आंसर आपको मैंने बता दिया, दैट इज बीटा। जी नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। 39 क्या है? एन एक्टिव एथलीट हैज मोर स्टेमिना ऑफ रनिंग कंपेयर टू एन ऑफिसर ऑफ सेम एज विद फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव लाइफस्टाइल। यानी जो एक्टिव एथलीट है उसका स्टेमिना एक इनएक्टिव लाइफस्टाइल वाले पर्सन के मुकाबले में ज्यादा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलिस हैज ग्रेटली इंक्रीज्ड इन द मसल सेल्स ऑफ एथलीट? सो यहां पर आप देखेंगे जरा क्वेश्चन के, इट इज ऑफ अ लॉन्गर स्टेटमेंट, जिसमें पहले एक सिनेरियो दिया है, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर पूछा है। क्वेश्चन सिंपल सा है, क्या है कि ऐसे एथलीट के मसल सेल के अंदर कौन सी चीज इंक्रीज हो जाएगी? तो आप ये ऑप्शंस तो देख लें, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्वेश्चन आया टॉपिक नंबर 9 से, यानी स्पोर्ट एंड मूवमेंट का जो टॉपिक है। और मसल्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि एक एथलीट जब एक्सरसाइज करता है तो एक्सरसाइज की वजह से उसके सेल्स के अंदर, मसल्स के अंदर, एक तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज होते हैं,
और दूसरा मायोग्लोबिन की अमाउंट भी इंक्रीज हो जाती है। अब आपको मायोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया में से यहां पर एक ऑप्शन नजर आएगी, दैट इज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। 40 क्या है? वंस एन एक्शन पोटेंशियल reaches the membrane of a skeletal muscle fiber, what is the first event that occurs in the contraction process? यानी मसल के कंट्रैक्शन के दौरान जब एक्शन पोटेंशियल पहुंचेगा तो पहला इवेंट क्या होगा? आपको इवेंट्स का पता होना चाहिए। अब यहां पर ये जो चारों ऑप्शंस हैं ना, ये चारों ऑप्शंस मसल की कंट्रैक्शन के दौरान होती हैं। एक्टिन और मायोसिन मिलकर क्रॉस ब्रिज बनाती हैं। कैल्शियम वापस पंप होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज भी होता है और एटीपी भी हाइड्रोलाइज होता है। यानी ये चारों स्टेप्स हो रहे हैं। आपने ये बताना है कि इसमें से पहला स्टेप कौन सा होगा। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन आया कहां से है। टॉपिक नंबर 9 से, दैट इज ऑफ स्पोर्ट एंड मूवमेंट। और मैं अगर इसको अरेंज करूं तो वो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से बनेगी कि सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल मसल फाइबर तक पहुंचा और टी टिब्यूल से होता हुआ उस फाइबर के अंदर एंटर हुआ, ट्राइएड तक पहुंचेगा, टी टिब्यूल से ट्राइएड, ट्राइएड के एडजेसेंट मौजूद है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज करेगा कैल्शियम आयंस को सार्कोप्लाज्म में। कैल्शियम आयंस बाइंड करेंगे ट्रोपोनिन के साथ। ट्रोपोनिन डिस्प्लेस करवाएगी ट्रोपोमायोसिन को। ट्रोपोमायोसिन जब डिस्प्लेस होगी तो बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज होंगी और उन बाइंडिंग साइट के साथ क्रॉस ब्रिजेस बाइंड करेंगी और एक्टिन और मायोसिन का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और इस कॉम्प्लेक्स ने फिर एक्टिन को स्लाइड करवाना है ओवर द मायोसिन। उसी के दौरान एटीपी हाइड्रोलाइज होंगे और जब मसल कंट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर ये कैल्शियम आयंस वापस पंप हो जाएंगे इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन ऑप्शंस को अगर हम देख लें तो पहला स्टेप तो ये बन गया, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस। दूसरा स्टेप ये बन गया कि यानी एक्टिन एंड मायोसिन विल फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। तीसरा स्टेप ये हो गया, एटीपी हाइड्रोलाइज होंगे। और चौथे स्टेप में ये कैल्शियम आयंस वापस पंप हो जाएंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब इसको सामने रखते हुए देखें आंसर क्या बनता है। बीटा बनता है, सॉरी चार्ली बनता है। क्यों? कैल्शियम इज रिलीज्ड फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू द सार्कोप्लाज्म। वापस पंप तो वो बाद में होगा ना जब कंट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई इट्स करेक्ट आंसर विल बी चार्ली। और इसको आपने यकीनन किप्स की बुक के अंदर ये डायग्राम देखी होगी। ये डायग्राम इस पूरे मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करती है। कैसे कि ये उसी तरह नर्व इंपल्स पहुंची, नर्व इंपल्स टी ट्यूब्यूल के थ्रू एंटर हुई, एंटर होने के बाद कैल्शियम आयंस रिलीज हुए, कैल्शियम आयंस पहुंचे ट्रोपोनिन तक, ट्रोपोनिन ने ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस किया, फिर क्रॉस ब्रिज की रिसेप्टर साइट ओपन हुई, क्रॉस ब्रिज अटैच हो गई, एटीपी हाइड्रोलाइज हुए और एंड पे ये कैल्शियम आयंस पंप होकर वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाएंगे। सो आई होप कि ये इस यूएचएस एमडी कैट के इस पोर्शन में 40 क्वेश्चन तक आपको टिप्स, ट्रिक्स, सॉल्यूशंस सब कुछ मिल गया होगा। बाकी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर
और उस वीडियो में मैं आपको समरी भी बताऊंगा कि इस 2025 यूएचएस एमडी कैट के अंदर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ताकि आपको थोड़ा सा उन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस का पता चले और 26 के एमडी कैट को प्रिपेयर करते हुए आप लोग ये देख सकें कि आपने किस टॉपिक को कितना टाइम और कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।